दोस्तों मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर थी। स्कूल के अंदर आपको पता है मिड डे मील मिलता है ना। दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं वो लंच नहीं लेके आ सकते हैं, इसीलिए सरकार ने योजना चलाई कि मिड डे मील जो है उनको दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मिड डे मील की चर्चा यहां पर क्यों। वाकई में सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो हेडमास्टर हैं उन्होंने क्या काम किया कि जो मिड डे मील का भोजन पकता है उसके लिए चूल्हे का इंतजाम किया और चूल्हे पर वो खाना पका रहे थे मिड डे मील का। जैसे ये खबर पहुंची सरकार के पास में, लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, आप चूल्हे के ऊपर खाना बनवा रहे हैं मिड डे मील का, आपको गैस सिलेंडर के ऊपर बनवाना चाहिए था। और इसके चलते उन हेडमास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया कि आप मिड डे मील का खाना चूल्हे पर बना रहे हैं। मेरा यह पक्ष है कि आखिरकार चूल्हे पर बनाना क्या गलत बात है। उनको पता था कि गैस की किल्लत हो चुकी है। अगर उन्होंने इन भावनाओं को समझा और चूल्हे पर अगर खाना बना लिया तो इसको लेकर सस्पेंशन की कहां जरूरत है। मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा, जज साहब ने पूछा कि गलत क्या हुआ इसके अंदर। भाई गलत क्या हुआ? अगर कोई इंसान इस चीज को समझ रहा है कि यार गैस की प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर, तो क्यों ना उसकी तैयारी अभी से कर ले। मैंने कल आपको लेक्चर बताया था, पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि इंडिया का ट्रेडिशन रहा हुआ है चूल्हे के ऊपर खाना बनाना। हम लोग कोयले के ऊपर खाना बनाते हैं, हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यह हमारा ट्रेडिशन रहा है। क्यों भूलते हैं आप हमेशा? वो गैस चूल्हा ही क्यों याद आता है? हर स्टेट के अंदर अपना भोजन है, फूड है, जैसे लिट्टी चोखा है, कोयले के ऊपर पकता ही है। राजस्थान के अंदर देख लीजिए, मैक्सिमम आप 80% या 70% घर देखेंगे जहां पर चूल्हे पर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी खाना वहीं पर बनता है। अब बात है स्टेट हार्मोज की, एलपीजी 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 हो रहा है। अब बात यह है कि यूएसए और ईरान दोनों आमने सामने आ चुके हैं। नुकसान किसका होगा? क्या भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, चाइना का, रशिया का? सबके बारे में बात करेंगे, किसकी कितनी हालत पतली हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिए। युद्ध जो है दोनों के बीच में वो छिड़ा लगभग 28 फरवरी को। 27 फरवरी की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के अंदर ये साफ तौर पर क्लियर है कि बंदर अब्बास जो कि ईरानियन पोर्ट है, वहां से आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो कि 33 किलोमीटर की है, वहां से शिप्स जो है गुजर रहे हैं। आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जाने वाले रेड मार्क हैं, आने वाले ग्रीन मार्क हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। अब बात यह है कि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पूरा खाली पैसेज मिलता है। सब कुछ खाली हो चुका है और खाली होने के बावजूद अब इनकी निगरानी कौन कर रहा है? यूएसए और ईरान कर रहा है। यूएसए और ईरान कर रहा है। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं वो समझिए। तो ये पैसेज किस तरीके से खाली हो चुका है आप खुद देख सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरते हैं तो गुजरते वक्त उनको एक प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई शिप है, अगर इस युद्ध से पहले की बात करें तो ये जो शिप होता है इसका इंश्योरेंस किया जाता है। अगर शिप को कोई डैमेज हुआ, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो माल है, वो अगर गिर जाता है, समंदर के अंदर कोई नुकसान पहुंचता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम के तहत वो पैसा देती है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही के अंदर क्लेम जो है वो पास करने से इनकार कर दिया और ये भी रहा कि वो इंश्योरेंस कर ही नहीं रही है, और कर भी रही है तो बहुत महंगे दाम में कर रही हैं। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि ये जो बहुत छोटा नैरो पैसेज है, इसके दोनों तरफ अमेरिका ने अपने जहाज जो है वो तैनात कर दिए हैं। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। अब ईरान तो यहां पर है, ईरान यहां पर है, दोनों तरफ पैसेज है, एक इस तरफ पैसेज है और एक ये वाला पैसेज है, इसको पार करना है। अमेरिका ने क्या कहा कि हम लोग अब्राहम लिंकन जो है इसको हम लोग यहां पर तैनात करेंगे दोनों तरफ। एक तरफ तो अब्राहम लिंकन रहेगा और दूसरी तरफ हमारा एक और नेवल शिप रहेगा। दोनों तरफ जो है तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि हमारी जो 15 फ्रिगेड हैं, जो फाइटर फ्रिगेड है, उनको भी यहां पर भेजेंगे। इसके साथ में ड्रोन से निगरानी होगी, इसके साथ में सैटेलाइट से निगरानी होगी। ईरान कहता है चल झूठे। ईरान कहता है कि यार तू बच्चा है क्या, तू बार बार यहां पर आता है, ये शिप यहां पर तैनात करता है। ईरान कहता है कि हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे पास में छोटे जहाज हैं और मैं उसको रवाना करूंगा यहां पर, और जैसे ही जहाज यहां पर पहुंचेगा, शिपमेंट यहां पर गुजरेगा, मैं उड़ा दूंगा उसको। चाहे दोनों तरफ जहाज क्यों ना तैनात कर रखे हो, लेकिन आएगा तो यही से। अब तुम्हारी जो शिप है वो यहां पर आ नहीं सकते हैं।
अब्राहम लिंकन अगर चाहे तो यहां पर पहुंच नहीं सकता है, वो अटैक भले ही कर दे लेकिन वो पहुंच नहीं सकता है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शैलो वाटर है, एक्चुअली में सरफेस जो है वो काफी ऊपर है, समुद्र का किनारा समझ लीजिए, शिप जो है जाकर अटक जाएगा यहां पर, इसलिए छोटी जो नावें होती हैं वहीं चल सकती है। अब वो यहां पर जैग्रोस माउंटेन है ईरान के अंदर, बीच में से निकल कर आती है, चुपचाप आती है, अटैक करती है, वापस लौट जाती है। अब दोनों पक्ष में आपको बताता हूं। अब देखिए, अमेरिका ये कह रहा है कि यहां से कोई भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ईरान क्या कह रहा है इसके अंदर, कि ईरान कह रहा है कि जो भी यहां से शिप गुजरेंगे उनको यहां पर टैक्स देने की जरूरत है, और वो टैक्स का पैसा या तो वो युआन के अंदर या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वो दे सकता है, जो कि उसकी मर्जी है, जैसा भी वो देना चाहे, युआन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर वो एक्सेप्ट करेगा पेमेंट को। चलो ठीक है, कितना पेमेंट लेगा? ईरान ने कहा, ईरान से पूछा भाई कितना पैसा लोगे तुम गुजरने के? तो ईरान ने कहा कि भाई एक बैरल का मैं लूंगा $1, एक बैरल का $1 लूंगा। अब तुम हिसाब लगा लो, एक बैरल के अंदर 159 लीटर ऑयल होता है, तो एक बैरल का अगर $1 लिया जाएगा तो लाखों बैरल और ऑयल होता है। चाइना अपना 90% ऑयल जो है यहीं से इंपोर्ट करता है, जो कि मान के चलिए कि पर डे के हिसाब से लगभग 20 लाख बैरल के हिसाब से मान लीजिए, पैसा काउंट कर लीजिए। लेकिन चाइना को छूट है इससे, चाइना को बहुत कम रकम जो है यहां पर देनी है। अगर भारत पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, इनमें से अगर किसी का जहाज गुजरता है, रशिया, तो फिर इनको बहुत कम पैसा यहां पर देना है। इसके अलावा कोई भी जो पैसा देगा वो इसी रेट से देगा। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भाई ये पैसा ही मत दो, जो ये पैसा देगा वो मरेगा, जो ये पैसा देगा वो मरेगा। अब जहाज देखिए, अब मान लीजिए कि मेरे पास में कोई शिपमेंट एजेंसी है, कोई कंपनी में रन करता हूं, मुझे तो अपना शिप जो है वो पहुंचाना है इंडिया के अंदर, जो कि एलपीजी लेकर जा रहा है, मुझे तो अपना काम पूरा करना है। मैं क्या करूंगा? दोनों से ही बात करूंगा। जैसे मान लीजिए इंडिया का जहाज आ रहा है, तो इंडिया का जहाज क्या करेगा, वो ईरान को भी टैक्स दे देगा, और जो टैक्स की स्लिप है वो दिखाएगा नहीं यूएसए को कि मैंने टैक्स दिया है, बोला मैंने तो कोई टैक्स नहीं दिया है, और यूएसए जो है उसको छोड़ देगा कि भाई तुमने टैक्स नहीं दिया। अगर वो ये कह दे कि हम तो टैक्स देकर आए हैं, ज्यादा होशियार बन रहा है, तो एक कहावत है, बोलूंगा नहीं वो कहावत में, है ना, ठीक है। तो टैक्स जो है अगर वो स्लिप नहीं दिखाएगा तो यूएसए कहेगा कि ठीक है चलो छोड़ देते हैं इसको। तो ये मामला यहां पर चल रहा है, और अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट जो शिप है वो यहां पर तैनात कर दी है। अब हम लोग बारी बारी से देशों की तरफ भी चलेंगे। इंडिया ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसके तहत इंडिया ने बहुत से जहाज, लगभग 8 के आसपास जहाज जो है वो इंडिया के अंदर पहुंचा लिए हैं एलपीजी के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया ने ईरान के साथ में दोस्ती निभाकर आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो इंडिया के भारतीय जहाज यहां पर आ रहे हैं। अब कंसर्न क्या है भारत के लिए वो सुनिए आप। ईरान से हम लोग, इराक से जो है वो हम लोग लार्जेस्ट सप्लायर है, इराक भी 90% कंट्रीब्यूशन है इराक से। सऊदी अरेबिया का है 14%, यूएई से है लगभग 10%। अब आप देख सकते हैं कि भारत की जो जरूरतें हैं वो हम लोग यहां से पूरी कर सकते हैं। कल को अगर ईरान से भी हमको ऑयल ना मिले तो हम लोग क्रूड ऑयल को इन देशों से भी ले सकते हैं। और केवल यही देश नहीं, हमारे पास में कई अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जिनसे भी हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया के पास में भतरे भतरे ऑप्शंस हैं, कोई जरूरत नहीं है। और मैंने चूल्हे का जो एग्जांपल दिया था वो इसीलिए दिया था कि इंडियन ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसके अंदर चूल्हे का इस्तेमाल होता हुआ आया है और कोई शर्म नहीं है। और रिसेंटली जो अभी स्कूल के हेडमास्टर साहब थे जिनको सस्पेंड किया गया कि मिड डे मील के अंदर चूल्हे का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, मामला कोर्ट के अंदर पहुंच गया कि गैस, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहना ठीक था ना यार कि हो सकता है कि आगे जाकर गैस की किल्लत हो सकती है तो हमने चूल्हे पर पका लिया मिड डे मील, इसमें बुराई क्या है भाई? बुराई क्या है? एक तरीके से एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए इसको। बच्चे देखेंगे यार चूल्हा भी कोई चीज होती है। अच्छा, 3 इडियट्स फिल्म आपने देखी? 3 इडियट्स फिल्म के अंदर वो हुंसुक बांगड़ू जो भी था, लद्दाख के अंदर क्या ही कर रहा था? वो स्कूल के अंदर साइकिल से आटा पीसा जा रहा था, वो भी तो प्रैक्टिकल ही तो था। अब क्या हुंसुक बांगड़ू के ऊपर केस किया जाएगा कि भाई हमारे आज के आधुनिक युग के अंदर इतनी सारी
आटे पीसने की मशीनें हैं, है ना, इतना सारा एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तुम साइकिल से आटा पिसवा रहे हो। वो क्या कहेंगे, हम तो प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। तो वही प्रैक्टिकल मान लो भाई, वही प्रैक्टिकल मान लो, स्कूल के अंदर ये कुछ हो रहा था। तो इंडिया के पास में तो ऑप्शन है, इंडिया के पास में ऑप्शन है। अब देखिए क्या रशिया के पास में ऑप्शन है? देखिए रशिया ने खुद में ही अपने ऑप्शंस डेवलप किए हुए हैं, ईरान से तेल आए ना आए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाइना की बात करते हैं, चाइना जो है अपना 90% जो ऑयल है उसको परचेज करता है, कहां से? ईरान से। अब उसको तो लेना ही लेना है, लेकिन चाइना क्या करेगा? अब चाइना का अगला कदम क्या होगा? चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर, अपने फाइटर जेट जो है उड़ाना शुरू कर देगा ताइवान के चारों तरफ। साउथ चाइना सी के अंदर भी उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। अमेरिका देखेगा कि यार ये चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, तो ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है, और अमेरिका का ध्यान जाएगा उस तरफ साउथ चाइना सी के अंदर। फिर चाइना ये कहेगा कि तुम तो भाई ईरान के अंदर बिजी थे, यहां का छोड़ दो। अमेरिका कहेगा नहीं नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। तो बोला ठीक है, हमको ईरान से ऑयल परचेज करने दो। अब यूएसए ने चाइना को ये कहा कि हम 50% टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर अगर वो ईरान से खरीदता है। तो चाइना का ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम ताइवान के ऊपर अभी जो है हमला कर देते हैं। अब तो ठीक है, अब तो मामला ठंडक पै गई, अमेरिका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चाइना की पॉलिसी बड़ी गजब की है। श्रीलंका पे जाते हैं, श्रीलंका ने गलतियां की है अपने पास्ट के अंदर। फूड ग्रेन्स के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना सबसे बड़ी गलती है। आज वर्तमान जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई इंसान अपने बेसिक, अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए भी किसी के ऊपर इतना निर्भर हो जाता है कि उस इंसान की या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होने के बावजूद भी वो अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। श्रीलंका का एग्जांपल देख ली। श्रीलंका के अंदर क्राइसिस क्यों आया? जैसे ही कोविड आया, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हुई और रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो यूक्रेन से जो गेहूं आता था श्रीलंका के अंदर वो नहीं पहुंचा और श्रीलंका के राष्ट्रपति को पद इस्तीफा देकर सिंगापुर भागना पड़ा। ठीक है, आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान तो वैसे ही चमचा लेकर घूम रहा है। 18 जहाज पाकिस्तान के वो ईरान से रिलीव होकर कहां पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए पाकिस्तान का मैं पक्ष भी समझ सकता हूं। पाकिस्तान ने ईरान का भी माना, पाकिस्तान ने यूएसए का भी माना, क्योंकि अगर ईरान का नहीं मानेगा तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए 25% शिया मुस्लिम जो है वो डंडे देंगे पाकिस्तान के। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। अगर वो 25% शिया मुस्लिम अगर उन्होंने बगावत कर दी तो फिर भारत पीछे हटने वाला नहीं है, हम पुचकार लेंगे उनको। ठीक है, तो पाकिस्तान को आसिम मुनीर ने अभी जो पार्टी थी, मैं उसका नाम भूल गया, एक इफ्तार पार्टी के अंदर वो गया और इफ्तार पार्टी के अंदर जाकर क्या कहा था आसिम मुनीर ने कि भाई जो पाकिस्तान के शिया मुस्लिम है अगर उनको दर्द है तो चले जाए ईरान के अंदर, ऐसा कहा था। फिर क्या हुआ? बगावत हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और अमेरिका, रही गई कसर अमेरिका, तो दोनों के बीच में अधरझूल है। पाकिस्तान ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, पहले दौर की अगर वार्ता खत्म हो चुकी है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है, तो हम लोग दूसरे दौर की वार्ता अब करेंगे। पाकिस्तान का वापस से प्रस्ताव आ चुका है, प्रपोजल आ चुका है कि हम लोग सेकेंड टर्म के लिए तैयार हैं। दूसरे दौर की वार्ता जो है वो यूएसए और ईरान के बीच में की जाएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इंडिया के पास में ऑप्शंस हैं और इंडिया जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी परंपराओं को बचाए रखा है। मेरी बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पावर ऑफ फोकस, वाकई में मैंने वो 30 टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, कार्यशैली को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को ले सकते हैं। आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपको चैलेंज तो आप लोग लेंगे ही, साथ में आप एडिक्शन से बाहर भी निकलेंगे। ये जो एडिक्शन है वो बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, स्टारमर, उन्होंने शायद कल की शाम को ही एक पोस्ट की थी कि हमारे देश के युवा आज सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं मोबाइल स्क्रॉल करने के अंदर, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के अंदर, इंस्टाग्राम की रील्स देखने के अंदर। क्योंकि अगर वो देखते हैं तो उनका जो फोकस है, उनका जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है। आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा न्यूज चैनल के अंदर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज अपने देश के अंदर इस बात को लेकर परेशान है कि हर व्यक्ति इस मोबाइल को लेकर घूम रहा है।
उसने इमोशंस की जो कद्र है वो करना ही छोड़ दिया है। खुद आप जाके न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। तो वो बस इसी से रिलेट करता है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।